अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, गुजरात की जेल में बैठा है गुंडा उत्तर प्रदेश में खून बहा रहा है और इस गुंडे के खिलाफ कोई बहुत प्रभावी कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जिसका नतीजा यह है कि यह गुंडा प्रयागराज के भीतर जिस प्रकार के बड़े शूट आउट को इसने अंजाम दिया है, उसने तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि आखिर जो कार्रवाई हो रही थी उस कार्रवाई का परिणाम क्या निकला। अतीक अहमद और उसका साम्राज्य, प्रयागराज और आसपास के जिलों में उसका प्रभाव और इसके अपराधी गिरोह का पूरी तरह सफाया न हो पाने के पीछे कारण क्या है और वो कौन सी अड़चनें हैं जो इस गिरोह को बर्बाद किए जाने से रोक रही हैं। अतीक अहमद को याद का नहीं, पिछले 35 सालों से प्रयागराज और उसके मंडल के आसपास के जनपदों में एक खूंखार नाम है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इतने बड़े शूट आउट को अतीक अहमद ने गुजरात की जेल से बैठकर कैसे अंजाम दिया, इतने शूटर्स कैसे अरेंज हुए और अब तक ये सब पकड़ में क्यों नहीं आए हैं, इस बारे में आज खुली पर चर्चा होगी। बहनों भाइयों, प्रयागराज शूट आउट के वीडियो देखकर पूरे देश भर में लोग स्तब्ध रहे। खास तौर पर वहाँ के सीसीटीवी फुटेज, डिफरेंट एंगल से आए वीडियोज़ ने लोगों के मन में इस घटना के प्रति एक खौफ पैदा किया। यह कोई सामान्य शूट आउट नहीं बल्कि एक असामान्य, असाधारण और बहुत ही संगठित तरीके से कारित किया गया अपराध था। नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके एक विधायक के हत्याकांड के मुख्य गवाह की जिस प्रकार से घेराबंदी करके अटैक किया गया, स्तब्ध करने वाला है। मैंने बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की, लेकिन इस प्रकार के घटनाक्रम या तो पहले सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलते थे, अब मिले हैं तो ये बहुत चौंकाते हैं। रेयर मिलेगा आपको इस प्रकार का दृश्य। जहां पर यह घटना हुई नेशनल हाईवे है और जिस प्रकार से हत्याकांड को राजूपाल की घटना में अंजाम दिया गया था विधायक के, लोगों को याद है 2005 का वो दौर जब एक नहीं दो जगहों पर घेर करके AK-47 से फायरिंग करके पूरे गिरोह के साथ हत्या की गई थी राजूपाल की, और आज मुख्य गवाह की हत्या। और अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केस होने के बावजूद बहनों भाइयों उसके खिलाफ गवाही देने से लोग डरते हैं। उसको सजा नहीं हुई अभी तक किसी मामले में। या तो गवाह मुकर जाते हैं या डर जाते हैं या भयभीत कर दिए जाते हैं, और जो नहीं मानता उमेश पाल की तरह उसका सफाया कर दिया जाता है। यह अतीक अहमद की मोडस ऑपरेंडी है। जमीनें कब्जा करना, फिरौती वसूलना, रेलवे के टेंडर ठेके मैनेज करना, यह सब उसका पेशा है। और आज से नहीं, पिछले 35 सालों से प्रयागराज और उसके आसपास के जनपदों में इस गुंडे का खौफ है। लोग ये मानकर चल रहे थे कि जिस प्रकार से उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, ये नेस्तो नाबूद हो गया होगा, खत्म हो गया होगा या निष्प्रभावी हो गया होगा। लेकिन 13 शूटर्स के साथ 3 लेयर का अटैक अरेंज करके इसने जिस प्रकार से उमेश पाल की हत्या कराई है, उससे निश्चित तौर पर इलाहाबाद में इसके खिलाफ कोई गवाही देगा, इसकी उम्मीद कम करिए बहनों भाइयों। इस गुंडे ने जिस प्रकार से खौफ का खेल प्रयागराज में खेला है, यह बड़ा दहशतनाक है। अभी तक फायरिंग करने वाला इसका बेटा नहीं पकड़ा गया, असद। गुड्डू मुस्लिम का फरार होना, 4 और नामी गिरामी जो इसके शूटर्स हैं उनका गायब हो जाना। अभी तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शूटर को मार गिराया है, बाकी अभी हाथ नहीं आए। और ना अभी अतीक अहमद पर गुजरात की साबरमती जेल में हाथ डाला गया है कि उसने इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम करवा दिया। एक नहीं बहनों भाइयों, 3 लेयर के शूटर्स अरेंज थे। यानी मकसद क्या था? किसी भी कीमत पर उमेश पाल का मर्डर। आपने एक दृश्य देखा होगा, मैं अभी भी हैरान हूं, बहुत से लोग देख के हैरान होंगे। एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली लिए हुए, उसमें से बम निकाल के ऐसे मार रहा है जैसे फूल फेंक रहा हो। बम थे वो, और 3 लोग अरेंज, बैकअप अलग से। इतनी मैन पावर, इतने शूटर्स, इतने वेपन्स कैसे इस्तेमाल हुए? पुलिस वालों का मर्डर हुआ। यह जरूरत है कि पुलिस को अपना इकबाल इलाहाबाद में
प्रयागराज में मजबूत करने के लिए इस गुंडे के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा, निर्णायक। वरना इसका जो हौसला बढ़ा है और इसके मामलों में जो लोग गवाह हैं बहनों भाइयों, उनके मन में एक डर है और इस डर को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी। और प्रयागराज पुलिस के किसी अफसर पर कोई कार्रवाई न होना भी बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर यह गुंडा अब तक बचा कैसे है। हम रोज खबरों में सुनते थे कि आज इसका ये सीज हो गया, आज उसका वो सीज हो गया, आज ऐसे ढेर हो गया, आज वैसे ढेर हो गया, आज ऐसे कर डाला, आज वैसे कर डाला, गैंग तबाह हो गया। ये तो और ताकतवर निकला। ऐसा अटैक तो उसने 2005 में राजूपाल पर भी नहीं किया था, जितना बड़ा अटैक इसने प्लान किया भी। ये बातें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह विषय प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का है, एक माफिया के गुंडे के आतंक का है। इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलकर इस पर सरकार को इस बात के लिए करना चाहिए कि इस पर कठोरतम कार्रवाई हो। कानून के दायरे में जितने भी तरह के कड़े से कड़े एक्शन लिए जा सकते हों, इसके खिलाफ लिए जाने चाहिए और इस आतंक का अंत जरूरी है। आप कुछ बयान सुने। इस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कि टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की। टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। गनर हो किसी के पास, दो गनर हो, उसके बाद जान चली जाए, अधिवक्ता हो, तो सोचिए सुरक्षा की कितनी ज़रूरत है। इसलिए सुरक्षा की ज़रूरत है। जिन जिन व्यक्तियों को भी, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। सभी ऐसे पेशेवर माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। AK जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं। सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और इलाहाबाद के फॉर्मर IG RK चतुर्वेदी भी विशेष तौर पर मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए। जैन साहब, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। जब मैंने CCTV फुटेज देखे, बहुत लंबे समय मैंने भी तब के इलाहाबाद अब के प्रयागराज में काम किया, लेकिन अतीक अहमद, जिसको हम लोग ये मान कर चल रहे थे कि उसका गिरोह ख़त्म हो गया होगा या कमज़ोर पड़ गया होगा, लेकिन जिस तरह से प्लान करके ये अटैक किया गया है, ऐसी नज़ीर और ऐसे उदाहरण कम मिलेंगे उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड में। मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, शासन स्तर से जो कार्रवाई होती है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ये सर्वविदित है। उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं, उसको लोगों ने स्वागत भी किया है। ये उत्तर प्रदेश में बहुत समय से ये इसकी आवश्यकता थी, पर साथ ही साथ लगातार पुलिस को अपनी निरोधात्मक कार्रवाइयां भी जारी रखनी चाहिए थी। इसका गैंग किसी भी दशा में खत्म नहीं हुआ है। ऐसे ही मुख्तार अंसारी गैंग है और बहुत से माफिया हैं। अगर कुछ करोड़ की संपत्ति ध्वस्त करके, जब्त करके ये मान लिया जाएगा कि कोई माफिया बिल्कुल समाप्त हो गया है, इसमें भी देखिए आप, ये बात आ रही है कि मुख्तार अंसारी का भी इसमें लिंक आ रहा है, रिश्तेदार का। तो माफिया इस समय थोड़ी बौखलाहट में है और ये बौखलाहट का ही मैं इसको एक परिचय मानता हूं, द्योतक मानता हूं। जिस प्रकार से ये घटना कारित की गई है, दुस्साहसिक घटना है। गनर मारा गया है, हमारा मुख्य गवाह की हत्या हुई है जो राजूपाल केस में जी। पता नहीं, मेरे एक तो बात ये समझ में नहीं आती कितने साल तक ये केसेस पेंडिंग क्यों रखे जाते हैं।
क्यों नहीं इनका प्रायोरिटी के आधार पर विधायक की हत्या है, उसके मुख्य गवाह की हत्या है, इसका अपहरण है मुख्य गवाह का, ऐसे केसेस का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण जुडिशरी के द्वारा किया जाना चाहिए। और खैर अब जो भी घटना हुई है मैं समझता हूं उसका सही पर्दाफाश प्रयागराज की पुलिस ने किया है। अधिकतम शूटर्स के नाम पता चल गए हैं और जल्द ही मेरे ख्याल से कठोर कार्रवाई होगी। जो भी इनके लिंक्स हैं और जिस प्रकार का ये प्लान्ड अटैक है 3 लेयर में, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ क्राइम रिपोर्टर्स ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स भी वहाँ से हमने प्रयागराज से पढ़ी, एक नहीं बल्कि 3-3 लेयर में अटैक के अरेंजमेंट थे, 1 लेयर, 2 लेयर और तीसरी लेयर, और बैकअप तक में टीम। इतने शूटर्स, इतने वेपन और इतना सिस्टमैटिक अटैक कर लेना ये किसी माफिया के लिए कितना कठिन होता है, और या फिर अतीक अहमद जैसे लोगों के लिए कितना आसान? नहीं, अतीक अहमद जैसे लोगों के लिए बहुत ये नामुमकिन काम नहीं है, क्योंकि बहुत से शूटर्स हैं जिनके ऊपर अभी हाथ नहीं डाला गया है। अतीक पर हाथ डाला गया है, उसके भाई पर डाला गया है, बेटों पर डाला गया है, पर और बहुत से हैं जो इनके फाइनेंशियर्स हैं, जो इनके शूटर्स हैं। करेली इसके लिए कुख्यात रहा है। तो ये सब तो इन सबको चिन्हित करके जो भी साथ में एसोसिएटेड कभी रहे हैं, लगातार दबिशें पड़ती रहनी चाहिए, लगातार दबाव बना रहना चाहिए, जिससे कि अपराधियों में भगदड़ मची रहे। सर मेरा क्या मानना है कि इलाहाबाद पुलिस ने, प्रयागराज पुलिस ने, वो उसके गैंग पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की, खासतौर पे ये चाहे गुड्डू मुस्लिम हो या मोहम्मद असद हो जो उसका अतीक अहमद का बेटा, या चिन्हित वो शूटर्स जो कि जिनको इलाहाबाद में लोग जानते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई होती तो ये नौबत तो नहीं आती। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि लगातार इन सब पे पूरे प्रदेश में कार्रवाई होती रहनी चाहिए। जो भी मुख्य गवाह हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इंपॉर्टेंट मर्डर केसेस हैं, किसकी कहाँ गवाही हो रही है, किसको कोर्ट में उपस्थित होना है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए जाने हैं। जो बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनका टाइम बाउंड कोर्ट में ट्रायल समाप्त कराकर उसमें सजायाबी कराई जानी चाहिए। ये प्रक्रिया निरंतर जो एक एक्शन चल रहा है माफियाज के खिलाफ, उसके साथ साथ ये भी जारी रहना चाहिए। व इसमें कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस की चूक मैं मानता हूं। अब वक्त है निर्णायक कार्रवाई का। जी हाँ, बिल्कुल वक्त है निर्णायक कार्रवाई का। जिस प्रकार से कि और दिखावे वाली नहीं सर, निर्णायक कार्रवाई। नहीं, बिल्कुल निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से विकास दुबे गैंग नेस्तनाबूद हो गया, उसी प्रकार ये सब गैंग भी नेस्तनाबूद किए जाने चाहिए। आपका शुक्रिया सर, हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहिएगा, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, प्रयागराज की घटना हर किसी को दहलाती है, परेशान करती है, और विशेष तौर पर एक पुलिसकर्मी का शहीद होना, दूसरे की हालत बेहद ख़राब होना और मुख्य गवाह की हत्या कर दिया जाना, और इतना प्लान्ड अटैक तमाम नहीं 100 सवाल खड़े करता है। ब्रजेश जी, इस घटना से हम सभी जो है बहुत अचंभित हैं, क्योंकि जो जानकारी थी कि उसमें अतीक अहमद के 144 सदस्यों पे कार्रवाई हुई थी, इसके गैंग पे 14 सक्रिय सदस्य थे, वो सब जेल के अंदर हैं। 68 इनके लाइसेंस कैंसिल किए गए थे। तमाम संपत्तियों को बुलडोजर भी चला था और कई संपत्तियों को सरकार ने जब्त भी किया है। उसके बाद जिस क्षमता से अटैक हुआ है, यह एक तरीके से सरकार को चैलेंज के रूप में सरकार ने लिया है इसको। और निश्चित आप मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी दोबारा से ऑर्गेनाइज गैंग्स को यूपी के अंदर क्राइम करने नहीं देगी, और अतीक अहमद और उसकी पुश्तें याद करेंगी सरकार की जो कार्रवाई, कठोर कार्रवाई इस पर होने जा रही है। पुलिस की कई टीम्स लगी हुई हैं, कई जगह पे उनके वो चेस भी कर रहे हैं, कई जगह पे कई लोग पकड़े भी गए हैं, तहकीकात चल रही है। पुलिस अभी उस पर ब्यौरा नहीं दे रही है, लेकिन मुझे लगता है पुलिस सही दिशा में जा रही है, और यह जघन्य अपराध जो किया गया है यह उचित नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा क्यों ऐसे अपराधियों को पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता रहा है। ऐसे नहीं, इस जैसे जितने अपराधी हैं उनको पॉलिटिकल संरक्षण क्यों दिया गया। मैं देख रहा हूँ उसका क्राइम रिकॉर्ड 1979 में सबसे पहला मर्डर इस आदमी ने किया था। उसके बाद से जो है मैं देख रहा हूँ उसको माननीय बनाने का सिलसिला चालू हो गया जी। समाजवादी पार्टी ने इसको विधायक भी बनाया, सांसद भी बनाया, 2-3 बार ये अपने निर्दलीय जीत करके आया इन पार्टियों से समझौता कर करके।
यह बनाने वाली पार्टियां और बाद में जब कार्रवाई होती है तो जातीय और धर्म के आधार पर उसको देखना अपराधी को, यह बंद होना चाहिए। ब्रजेश जी, ये लोग पर समाज ये कौन सी कार्रवाई हो रही थी? कितने प्लान्ड वे में नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके दिन में आपने वो देखा पॉलीथीन से बम लेके वो कैसे फेंक रहा था, ऐसे जैसे फूल फेंक रहा हो। हाँ मैंने देखा, बिल्कुल देखा। इनको बिल्कुल डर नहीं था मौत का। ये तो मौत के समय बिल्कुल जो है लगता है यमदूत बन करके आए थे, लेकिन इनके लिए पुलिस भी यमदूत है, मैं ये आप मानता हूं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जो मैंने पुलिस का रिकॉर्ड देखा है, 6000 से अधिक हमारे यहाँ क्रैकडाउन ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें 176 लोगों को मौत की घाट उतारा है, 48 लोगों को गोलियां लगी हैं जो घायल अवस्था के अंदर। क्या प्रयागराज पुलिस को उसकी लापरवाही के खिलाफ बड़े अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, यह समय जांच के विषय का बात है। अभी इस समय पर इस पूरी टीम को जो है इस गैंग को नेस्तनाबूद करने में लगाया गया है। मुझे लगता है इसके साथ एसटीएफ भी लगी हुई है। प्रदेश की पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है और इस तरह के पेशेवर अपराधियों को जो लाया गया है उनके जो है हम उनको बिल से खोद के भी निकाल करके दंडित करेंगे। लेकिन मेरा इतना कहना है ब्रजेश जी, आपको सवाल जरूर खड़ा करना चाहिए उन राजनीतिक दलों को जो जातियों पे और जो धर्म के आधार पे जो इन क्रिमिनल्स को जो आग में जो है घी डालते हैं, जो इनको पालते हैं, जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको जो है अपने बारे में सोचना चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो क्या गुजरात जेल में कोई भेजा गया जो इससे पूछताछ कर सके, जानकारी जुटा सके? कुछ इस पर कार्रवाई हुई? क्या इनको गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा? पुलिस की कार्रवाई पुलिस ही जवाब दे पाएगी। मैं तो आपको ये जरूर कह सकता हूं कि जो मेरी जानकारी में है, इसका सारा गैंग जो है इस समय पुलिस के निगाहों में है। ज़्यादा डिस्क्लोज मेरा भी करना उचित नहीं है और पुलिस भी नहीं कर रही है। थोड़ा समय का इंतजार करिए, अभी आपको बहुत सारी खबरें सुनने को मिलेंगी। मेरा इतना ही कहना है। आर.के. चतुर्वेदी तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में आईजी रहे और लंबा वक्त इनका गुजरा है और अतीक अहमद गैंग को इन्होंने बहुत चेज़ भी किया था अपने वक्त। और आज मैंने इनको विशेष रूप से भी बुलाया इस कार्यक्रम में ताकि हम इस गैंग के बारे में जान तो सकें कि इसकी कमर तो टूट गई थी जो हम लोगों को पता था, तो ये अचानक से इतना ताकतवर और खूंखार कैसे हो गया कि इसने ऐसे शूटर्स अरेंज किए जिनको मौत का ही डर नहीं था। ऐसे फायरिंग कर रहे थे और ऐसे अटैक कर रहे थे जैसे मौत से ऊपर हो चुके, उनको खौफ ही खत्म था। ऐसे शूटर्स अरेंज करना, इतने वेपन अरेंज करना, इतने मैनेजमेंट के साथ, इतने रिसोर्स के साथ कि सबका भाग भी जाना, बड़ा आश्चर्यजनक है। चतुर्वेदी जी, आप तो इस पे जरा प्रकाश डालो, इस पूरे घटनाक्रम पे, और ये अतीक अहमद गैंग के बारे में थोड़ा बताओ। ब्रजेश जी, संयोगवश मेरी नौकरी की शुरुआत भी प्रयागराज इलाहाबाद से ही हुई थी। सबसे पहले मैं वहाँ जेल डिपार्टमेंट में वहाँ एडिशनल सुपरिटेंडेंट था, फिर मैं डिप्टी एसपी होकर भी वहीं तैनात था। हम लोग जब 86 की बात है, 86 के दंगे में पहली बार इसका नाम आया था, अतीक अहमद का। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये दो लोगों का नाम था। एक सफदर रजा था, सफदर रजा तो एनकाउंटर में मारा गया और ये किसी कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर की वर्दी पहन करके ये हाजिर होने में सफल रहा। और उसके बाद से जो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना है वो लगातार इसी तरह का रहा है और ये हर काम बहुत ही सुनियोजित तरीके से करता है। आप राजू पाल की हत्या का देख लीजिए, विधायक का एक जगह मारा गया, दूसरी जगह मारा गया, तो सिविल लाइन तक, मतलब कहते हैं दौड़ा करके मेडिकल कॉलेज तक, मतलब उसको नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये मल्टी लेयर की व्यवस्था इसकी हमेशा से रही है और जिस समय के साथ साथ राजनीतिक संरक्षण कहें या राजनीतिक वजहों से ये शक्तिशाली होता चला गया और एक तरह से एक पर्टिकुलर एरिया का एक छत्र साम्राज्य इसके पास आ गया। चाहे ये निर्दलीय लड़ता था तब भी जीता रहा, किसी दल से लड़ा तब भी जीता। तो जो हमारे यहाँ एक अपराधी को महिमा मंडित करने की एक संस्कृति है, चाहे वो लोगों में हो चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम में हो, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अतीक अहमद है। अरे फूलपुर बाई इलेक्शन लड़ा था अभी 2018 में जी, और मेन चुनाव भी लड़ा था। 85-86 हजार वोट मिले और जेल के अंदर से लड़ा था। हाँ, बल्कि शायद उस समय कैसे उसको जेल के अंदर से फैसिलिटेट किया गया, मुझे तो आज भी आश्चर्य है। ये किसी और जेल से शिफ्ट होकर के नैनी जेल चुनाव लड़ने के लिए पहुंचा। हाँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इसको गुजरात रखा जाए, 3 महीने तक इसको रखे यहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये लगातार शक्तिशाली होता गया। इतनी फायर पावर और इतने शूटर्स कैसे अरेंज कर लिए? मैं इसी बात पे बात करना चाह रहा था। एक तो सबसे पहले ये घटना आप देखिए, ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। ये घटना सबको पता है कि आज की तारीख में कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, कहाँ क्या लगा होगा, सबको मालूम है कि लगभग हर जगह होते हैं। वो मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे पे ही है।
उसके बावजूद किसी भी हत्यारे ने, किसी भी शूटर ने अपना मुंह नहीं ढका था। एग्जैक्टली खुले मुंह के कर रहे थे। वो आदमी जो बम फेंक रहा था इस तरह से, या जिसका भी देखिए साहब के चेहरे हम सीसीटीवी फुटेज के में देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो ये तो दुस्साहस की पराकाष्ठा है। एग्जैक्टली सहमत कि मतलब किसी को और इस वो जो बात का पन्नी भय से ही नहीं बम था कि निकाल मैं- के फेंक रहा था, हाँ, उसको देखा था? बिल्कुल देखा वो तो मतलब मैं तो उसके मतलब हाँ, अजीब जैसे है वो भाई। कहीं किसी के ऊपर पुष्प वर्षा कर बम रहा फेंक हो, रहा just था, like हाँ, that। और वो फूल की तरह फेंक रहा फूल था। की तरह फेंक रहा था। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये भी है कि वो बम शायद उतना घातक नहीं था जितना वो धुआं फैला के कंफ्यूजन कर रहा था। तो मैं इस दूसरी बात कहना चाह रहा था इसमें कि कार्रवाइयाँ बहुत हो रही हैं, अच्छी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जो कार्रवाई जड़ तक होनी चाहिए। अगर आप किसी माफिया के पीछे पड़ते हैं तो जैसा कि जैन सर ने कहा, हमारे डीजी साहब रहे हैं मेरे, उन्होंने जैसा कहा कि जब आप किसी गैंग के पीछे पड़िए तो नेस्तनाबूद करके रहिए, उसके शूटर ख़त्म करिए। शूटर का क्या है? आप जिस गुड्डू मुस्लिम की बात हो रही है, गुड्डू अरे मुस्लिम हर का कोई जानता है उसको प्रयागराज में, वो सबसे खास शूटर है। नहीं वो अब सर, तक बाहर नहीं कैसे, विजय मुझे जी, तो देख सबसे के आश्चर्य इम्पोर्टेंट हुआ। चीज़ है कि उसका पहला मर्डर लखनऊ का है, हाँ, और वो उस समय किसी और गैंग के साथ था। ये जो लामार्ट्स के उसका स्पोर्ट्स टीचर की हत्या हुई थी, उसमें सबसे पहले इसका नाम आया था, और उस समय ये दूसरे बाहुबली के साथ था। तो जब तक शूटर्स, वास्तविक शूटर्स नहीं मारे जाएंगे, जब तक जड़ नहीं खत्म की जाएगी, तब तक तो आज नहीं कोई दूसरा इनको इस्तेमाल करेगा, कोई तीसरा इस्तेमाल करेगा। इसमें प्रयागराज पुलिस की मैं इस बात के लिए सराहना करूंगा कि इन्होंने असली शूटर आइडेंटिफाई कर लिए। वो चाहे अपनी बेवकूफ़ी से, अपना चेहरा दिखाने की वजह से, अपने दुस्साहस की वजह से, बट ये आइडेंटिफाइड है। पर ये अब तक पकड़े क्यों नहीं? गुड्डू मुस्लिम का नाम तो मुझे याद है, मैं 1998 में वहाँ क्राइम रिपोर्टर था प्रयागराज में, तब भी कितने मामलों में, अपहरण में, हत्या में, एक्सटॉर्शन में, सिविल लाइन पे एक जमीन कब्जा करने में अतीक अहमद के साथ ये नामजद था। बिल्कुल, मतलब ये बाहर कैसे था गुड्डू मुस्लिम? मुझे हैरानी है। वही जो नेटवर्क न तोड़ने की बात हो रही है कि लगातार, मतलब जब तोड़िए तो पूरा नेटवर्क तोड़िए। अगर आप खाली एक किसी मुखिया को ख़त्म करते हैं तो दूसरा क्रिमिनल जो होगा, गैंगस्टर होगा, उनको अडॉप्ट कर लेगा, फिर उसके लिए काम करने लगेंगे। एग्जैक्टली। तो असली चीज़ है कि इनकी जड़ से समाप्ति होनी चाहिए। एक चीज़ इसमें मैं और कहना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी बहुत सारे लोग देखते हैं, हो सकता है इस पर संज्ञान लें। जो ये सुरक्षा में कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं, एक प्रक्रिया होती है कि जब भी व्यक्तिगत सुरक्षा में कर्मचारी तैनात किए जाते हैं तो उनका अलग से प्रशिक्षण होता है और वो सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित होते हैं। शायद मुझे लगता है कि अब इसका अभाव होने लगा है, और बस कोई नया लड़का देख करके, उसकी एज देख करके, बजाय कि उसकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, वो शैडो ट्रेनिंग किया है कि नहीं, वो गनर की ट्रेनिंग किया है कि नहीं, उसे शस्त्र चलाने आते हैं कि नहीं, बिना इन सब चीज़ों का परीक्षण किए उसको व्यक्तिगत सुरक्षा में तैनात कर दिया जा रहा है। सर, एक गनर को तो कार के भीतर गोली मारी गई, एक गनर को, देखिए उसमें बिल्कुल, फुटेज में आपको दिखेगा, बिल्कुल देख रहे दूसरा हैं, गनर समझ में आ संभल रहा है। पाता, इसके पहले उसे गोली मार दी गई। तो मतलब वो कुछ इसमें भी सुधार की, एक तो वर्किंग में ज़रूरत इस बात की है कि पूरा नेटवर्क तोड़ा जाए। जो सर ने जैसे कहा विकास दुबे वाले प्रकरण में, बिल्कुल उन्होंने एकदम उसका ध्वस्त गैंग कर दिया, फिनिश, पूरा गैंग खत्म, ध्वस्त कर दिया, एक एक आदमी खत्म हो गया। कंप्लीट फिनिश। तो ऐसा उदाहरण हमारे पास इस सरकार का है। मुझे लगता है शूटर आइडेंटिफाई है, इससे संज्ञान लेकर के ये पूरी तरह से इसे ध्वस्त करेंगे, और करना चाहिए, वरना मैसेज गलत गया है। ओके, मेरे साथ मनोज काका इस वक्त मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रयागराज की घटना को लेकर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है, और इस प्रकार की घटना कैसे अंजाम हुई, और आरोप लग रहे हैं कि उसको राजनीतिक संरक्षण हासिल था? जो आपका सवाल है कि हमारी पार्टी राय क्या रखती है, हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा अपराध और अपराधी के प्रति हमेशा नफरत का और हमेशा उसके नेस्तनाबूद वाला भाव और विचारधारा रखते हैं। जो आपने कई सवाल खड़े किए कि सच है कि प्रयागराज में जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, क्या किसी तरह का अपराधियों के मन में भय था? बिल्कुल नहीं था। मैं बधाई देना चाहूँगा और मुझे संतुष्टि है कि कम से कम आलोक भाई ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अपराध और अपराधी किसी जात, वर्ग, धर्म, संप्रदाय का नहीं होता, वो नफरत का व्यापारी होता, और जब नफरत की आग धधकती है तो कोई भी उसमें जल सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस जाति, इस बिरादरी के हैं और अपराधी हमारा संरक्षण करेगा। लेकिन सरकार से जो सवाल है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सरकार निश्चित रूप से किसी भी अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस रखे, लेकिन जो सरकार बनारस में एक अपराधी को, जो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जो उधर का टॉप 10 का ही नहीं पूरे देश का टॉप 10 का अपराधी है, वो सरकार उसको एमएलसी बनवाती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती है। आप भी जान रहे हैं
हम लोग तो उसी क्षेत्र के, उसी जगह के रहने वाले लोग हैं। और डीजी साहब जानते होंगे 79 में हमारे यहाँ एक सिकरौरा गांव है, उसमें 8-9 लोगों की एक रात हत्या करी गई साहब, और 5-5 साल के बच्चों की हत्या करी गई। मिर्जापुर के, जौनपुर के, बनारस के अपराधी को आप महिमा मंडित करेंगे। अब अपराधी को आप ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी का स्वजाति है तो अपराधी नहीं है, उसको संरक्षण देंगे। तो जो और अपराध के प्रति आप कार्रवाई करेंगे, कहीं ना कहीं वो पक्षपाती कार्रवाई है। आप सबके प्रति करिए। जो आपने सवाल किया, आपने सही कहा कि जो अपराधी को देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गुजरात रखिए, उस अपराधी को आप आपको टाइम दूंगा, ये अपनी बात कंप्लीट सुन लीजिए। वो उस अपराधी को आप प्रयागराज नैनी जेल में इसलिए ले जाते हैं और चुनाव इसलिए लड़वाते हैं कि आपका प्रत्याशी कहीं हार न जाए, वो एक पार्टी का वोट काटे। तो आपके मुझे हैरानी क्या है ना कि जब इतनी कार्रवाई हो रही थी, उसकी बिल्डिंग जब्त, उदाहरण प्रस्तुत बिल्डिंग गिरा दी गई, उसकी प्लॉटिंग जब्त, कॉलोनी जब्त, फाइनेंशियल चीजें रोक दी गई, तब वो कैसे इतनी पावर, कितनी ताकत कहां से पा गया वो? देखिए, जब आपके दिखावे के और करने के जब दोहरा मापदंड हो, एक तरफ तो आप उसको सारी सुविधा दे रहे हैं और दूसरे तरफ आप सब तरह के चीजों का, व्यवस्थाओं का सिर्फ बाजार खड़ा करके अच्छी व्यवस्था नहीं ला सकते। बाजार खड़ा करने में, प्रचार करने में, प्रबंधन करने में भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक जगह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बीफ हम कोई नहीं खा सकता, गो सेवा का अरे छोड़िए, आज तो गो सेवा और सब में कहिए, एक को तो मार गिराया है पुलिस ने, बाकी भी ढूंढ रही है पुलिस, ऐसा नहीं है, एक को तो ढेर कर दिया है। निश्चित रूप से पुलिस ढूंढे, और निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत सारे, उसका इकबाल कायम था, और इकबाल पहले की सरकारों ने, हम लोगों ने इस प्रयास किया डायल 100 दे करके पुलिस बेहतरीन मुख्यालय बना के कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल कायम रहे। लेकिन जब वही एक अपराधी जो जौनपुर का रहेगा वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस जाएगी तो वो उसके खिलाफ चाहे जितने वारंट हो उसके दरवाजे पे नमस्ते करके चली आएगी। आपके मुताबिक की भेदभाव के आधार पर कार्रवाई हो रही है ना? मेरे मुताबिक नहीं साहब, प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ओके, हमारे नेता ने बहुत साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, और जब यह कार्रवाई सरकार करेगी मैं स्वागत करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुचि विश्वास को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। सुचि जी, शुक्रिया आपका। प्रयागराज की घटना से को आपने कैसे महसूस किया और आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? लॉ एंड ऑर्डर का टोटल फेल्योर है, और सरकार की अराजकता और सरकार के काम करने के तरीके से हम और आप नावाकिफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला तो ये कि वो अचंभित है। अचंभित होने वाली क्या बात है, जब से आप आए हैं तब से हम तो दर्जनों केस आपको गिना देंगे, फिर भी दिन दहाड़े वाले कुछ मामले हैं। थरवई में परिवार के 5 लोगों की एक साथ हत्या हुई थी, ये 21-22 नवंबर की बात है, और 26 जनवरी 2022 प्रयागराज में छात्रा की भी दिन दहाड़े हत्या थी। मैं वैसे मुकदमे नहीं ला रही हूँ जो बहुत हाईलाइटेड है। 31 जनवरी केस करछना में अभी बालू सप्लायर की भी दिन दहाड़े हत्या थी। उसके बाद 27 जून 2022 में भी प्रयागराज में डबल मर्डर था। उसके बाद 17 मार्च 2022 में भी प्रयागराज में अपहरण और हत्या की ये भी वारदात दिन दहाड़े थी। ये मंगला पांडे वाला मैटर है, और ऐसे बहुत सारे हत्याकांड प्रयागराज में हुए हैं। तो आलोक जी प्लीज अचंभित मत होइएगा, ये आपकी सरकार का ओरिजिनल चेहरा है, आपको भी हैबिचुअल है, हम लोग भी डिबेट्स करते हैं, और ऐसे दर्जनों बातें मैं आपको फौरन गिना दूंगी, श्रवण साहू का मैटर हो या और तमाम, लेकिन छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 2021 में 3717 हत्याओं पंजाब की जेल में एक नंबर अंसारी याद है आपको? आलोक जी, एक सेकंड रुक जाइए, आप लोग उसको उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ, कंप्लीट करिए, बोलिए। तो एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, और तो आपके बस का कहीं है नहीं, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, 1 दर्जन ऐसी रिपोर्ट्स हैं। पर ये तो कह रहे हैं कि अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई, हम लोग भी हेडलाइन में चलाते थे, पढ़ते थे कि भाई अतीक अहमद का ये ढेर हो गया, ये जब्त हो गया, वो जब्त हो गया, गैंग की कमर टूट गई। अरे टूटी क्या, इसने तो पलट के कैसा अटैक किया देखा आपने? दूसरा पॉइंट उन्होंने यही दिया था कि संगठित क्राइम बढ़ता कैसे है, नेक्सस बढ़ता कैसे है। भाई अतीक अहमद आतताई है, आपको निश्चय ही उसका अंत करना चाहिए। विपक्ष भी आपके साथ है, मीडिया सब आपके साथ है, लेकिन जो आपके संरक्षण में आप अभी आएगा कि भाई आपके जाति के हैं तो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप चुलबुल सिंह को नहीं जानते हैं, कि आप चिन्मयानंद को नहीं जानते हैं, कि आप सेंगर को नहीं जानते हैं, कि आप साक्षी महाराज को नहीं जानते हैं, कि आप ब्रजेश सिंह को नहीं जानते हैं, कि धनंजय सिंह को नहीं जानते हैं। आपका है तो वो रेसलिंग फेडरेशन का चेयरमैन है, आपका है तो ट्रक चढ़ा जा रहा है। तो संरक्षण कैसे होता है क्या आलोक जी को ज्ञात नहीं है? आप सरकार कैसे चलाते हैं कि आपके जो ऑडियो वायरल होते हैं आपको इसका ज्ञात नहीं है?
तो सिर्फ अतीक अहमद का नाम ले लेके उत्तर प्रदेश की जनता को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे? आप हत्याओं में टॉप हैं, आप एक्सॉर्शन में टॉप हैं, आप अराजकता में टॉप हैं, और सबसे जो ज्यादा कार्रवाई पुलिस कर रही है, क्या दुराचारियों कांग्रेस पार्टी आपकी उससे पार्टी में संतुष्ट है या आप अलग तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करती हैं? देखिए, संतुष्टि का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री भगवा पहन के ठोको नीति पॉलिटिक्स लेकर के आए थे, जो मंच पे बैठकर 80-20 की बात करते हैं, जो विपक्ष में रह के प्रदेश को शिमला बनाने की बात करते हैं, जो किसानों के प्रति संवेदनहीन है, जो महिलाओं के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते, तो ऐसे व्यक्तियों से क्या अपेक्षा रखना? बहुत शुक्रिया मैडम, ये हमारे साथ अराजक बनी है रहिएगा। आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आप फिर मौका दूंगा, आप अपने विचार रखिएगा। आलोक अवस्थी जी, ऐसी घटनाएं लोगों के मन में डर फैलाती हैं, और मैं विशेष तौर पर इसलिए जिक्र करना चाहूँगा कि 100 से ज़्यादा केसेस इस गुंडे के खिलाफ चल रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को आतंकवादी की श्रेणी में रखता हूँ, अतीक अहमद जैसे लोगों को। इनके खिलाफ लोगों के मन से डर नहीं निकलेगा तो लोग बयान और गवाही देने क्यों जाएंगे जब उमेश पाल जैसा अंजाम होगा? तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो निर्णायक कार्रवाई का वक्त है, अब आप इससे पीछे नहीं हट सकते। आप नहीं ब्रिजेश जी, जो आपकी भावना है वही हमारी पार्टी की भावना है, मेरी भावना है, हमारी सरकार की भावना है। ऐसे हर व्यक्ति के खिलाफ जो अधिकतम बल प्रयोग होगा वो किया जा रहा है और किया जाएगा। लेकिन जब राजनेता इस पर राजनीति करने लगे तो जवाब देना भी जरूरी है। कांग्रेस जो है मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत क्रिमिनल को जो है 2 साल तक पंजाब की जेल में रखती है कि उसके खिलाफ मुकदमे में पैरवी ना हो पाए, और आपने देखा होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उसको हम यहाँ पर ले करके आ पाए। और लाते ही हमारी सरकार की यह उपलब्धि है कि पहली बार मुख्तार अंसारी को सजा होनी शुरू हुई है। जब अदालत में गवाह खड़े हो रहे हो जाके गवाही दे रही है, जबकि यही मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी की सरकार में कृष्णानंद राय जी के साथ 7 लोगों को मार करके 200 से अधिक राउंड गोलियां चलवा करके मारता है। इससे बड़ा कांड आज तक जो है उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ जो समाजवादी पार्टी सरकार ने। और उस केस में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। मैं हैरान हूं उस केस में, उसर चट्टी, मैं हैरान हूं आपसे। उस केस में हाँ, बरी है वो। क्योंकि सारे गवाहों को बर्बादी समाजवादी पार्टी सरकार में। 15 साल हम सत्ता से बाहर रहे और समाजवादी पार्टी ने पूरे केस को पलटवा दिया। गवाह मर गए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उसकी कहीं अपील नहीं हुई, और ये सारा मामला निपटा दिया। लेकिन मेरी बात ब्रजेश जी ये कहना है कि मैं देखता हूं जब मुख्तार अंसारी और इस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के अंदर तमाम स्वर निकलते हैं, अरे मुस्लिमों पे कार्रवाई हो रही है, जात और धर्म देख के कार्रवाई हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता से, यह जो अभी आपके यहाँ अभी पकड़ा गया है सदाकत खान, या श्रीमान अखिलेश यादव के साथ फोटो में क्या कर रहा था? और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि जितने भी आतंकवादी और या इस तरह का बड़े अपराधी होते हैं, समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव से उनका क्यों कनेक्शन हो जाता है? सर एक बात बताओ, अहमदाबाद बम ब्लास्ट, एक बात बताओ, गुजरात, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा मनोज काका प्लीज वेट, मनोज काका प्लीज वेट, मनोज काका प्लीज वेट, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपको रुकना चाहिए। आलोक जी एक सेकंड, मनोज जी रुकिए, मनोज जी, मनोज जी, ये कोई भैया सड़क छाप डिबेट नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, टाइम दूंगा। आलोक जी, अब मेरा सवाल, आपने कहा कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रख के कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया, तो ये आरोप तो पलट के आपके ऊपर भी लगेगा कि गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अतीक अहमद गुजरात से बैठकर यूपी में खून बहा रहा है और इतना बड़ा गैंग चला रहा है। नहीं, अतीक अहमद वहाँ पर कानून के द्वारा वहाँ पे गया है और उसको वहाँ पर वो उसके खिलाफ कई मुकदमे हैं जिन पर वो फेस कर रहा है। अभी पुलिस ने यहाँ पर जो FIR दर्ज करी है, पुलिस उसको वहाँ से एक भी पेशी में सर उसको ला नहीं पा रहे हैं, यूपी एक पेशी में ला नहीं पा रहे हैं, वहां भी तो अड़चन पैदा की जा रही है। जो मुख्तार अंसारी में पंजाब में थी वही काम गुजरात में हो रहा है। ब्रिजेश जी, जब धर्म के आधार पे जब अपराधियों को बचाया जाएगा ना, जब अहमदाबाद बम ब्लास्ट करने वाले जिसको फांसी की सजा हुई है कैफ, और उसके बाप शादाब अहमद अखिलेश यादव के बगल में खड़े होंगे ना, खड़े होते हैं ना, तो वहां पर अपराधियों का और इन लोगों का वो बढ़ता सर है। यही वो वक्त है कि ऐसे गुंडे आतंकियों पर कार्रवाई हो, वापस लेते हैं, राजनीति के बजाय कार्रवाई पर बिलीव करिए सर। ब्रिजेश जी मेरी बात, ब्रिजेश भाई मेरी 10 मिनट बात, 1 मिनट बात हो जाने दीजिए। रामपुर में CRPF कैंप में हमला करने वालों के जब मुकदमे वापस लिए जाते हैं ना तो इनके हौसले बढ़ते हैं। जब अलकायदा नेटवर्क के एक आतंकवादी को लखनऊ के अंदर हमारी सरकार IED के साथ गिरफ्तार करती है, गुजरात में तो आपकी पार्टी की सरकार है, कर दो उसके खिलाफ वहां कार्रवाई, आपको कौन रोक रहा है? गुजरात में आप, उत्तर प्रदेश में आप सवाल खड़ा करते हैं, आप कर दीजिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने पे
हम करेंगे कार्रवाई, करके दिखाइए आतंकवादियों सर के उसके खिलाफ खिलाफ कार्रवाई करने पर अखिलेश यादव सवाल खड़ा गुजरात करते से वो हैं। यूपी क्यों पूछिए नहीं आ कि पा रहा है, संकट मोचन कौन मंदिर रोक रहा है में उसको 2007 यूपी में पेशी में आने से? संकट मोचन मंदिर में 2007 में 18 लोगों को जान से मार दिया गया। वो हनुमान जी के भक्त थे और उनके मुकदमों को भी वापस लेने का काम श्रीमान अखिलेश यादव जी ने किया था। अरे उमेश उसी पाल इनके मार दिया ऐसे गया, संजय इनकी क्या निषाद मार हमदर्दी दिया गया, इन पर आतंकवादियों से? कार्रवाई, इनके गैंग पर कार्रवाई कब होगी? हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अभी कार्रवाई देखा है आपने, 72 घंटे के अंदर एक उसमें से अपराधी को पुलिस ने मार के गिरा दिया है मुठभेड़ के अंदर। और आप इसको थोड़ा समय दिन गिनते जाइए, इन सब की थोड़ी सांसें रह गई हैं। ओके, बीरेन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए भाई बीरेन जी, प्रयागराज की घटना, हथियार बने। थैंक यू अवस्थी जी। बीरेन जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। बीरेन जी, क्या अपडेट है प्रयागराज का और इस घटना से क्या पावर कॉरिडोर में क्या संदेश गया? देखिए, एक अपराधी तो मारा गया है, लेकिन अभी और जो अपराधी वीडियो में दिख रहे हैं अभी उनका कोई अता पता नहीं है। उनका मुठभेड़ होना या उनका पकड़ा जाना अभी बाकी है। लेकिन इलाहाबाद में हम लोग तो देखिए 20-25 साल से हमेशा, जब से समझदार हैं, देखते हैं कि इलाहाबाद पढ़ाई के मामले में एक बड़ा सेंटर रहा, शिक्षा का केंद्र के रूप में जाना जाता है। फिर दूसरा बमबाजी के लिए बड़ा मशहूर है, और तीसरा थोड़ा और समझदार हुए तो जाने कि अतीक अहमद वहाँ का बहुत बड़ा एक माफिया है, गुंडा है, और उसकी गुंडाई लगातार सत्ता के संरक्षण में फलती फूलती रही है। वो विधायक, MP, MLA सब बनता रहा है, जमीनें कब्जा करता रहा है, लोगों की देश विदेश में संपत्तियां बनाता रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये माना कि उत्तर प्रदेश में अब माफिया राज खत्म होने वाला है। खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ हत्याएं, अपहरण, फिरौती, गुंडागर्दी, ये घटनाएं समाप्त हों। और इस पर लगाम लगाने की कोशिश पिछले, अगर कहा जाए तो 1 दशक से चल रही है, ज़्यादा तेज़ी से। और योगी सरकार ने इस मामले में इच्छा शक्ति मजबूत दिखाई। इसमें आप योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर यह कह सकते हैं कि अपराधियों की उन्होंने कमर तोड़ी है। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने आया विकास दुबे का, जब 8 लोग मार दिए गए कानपुर में। लेकिन जो सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, टिट फॉर टैट, गोली का जवाब गोली से, खून का बदला खून। हम लोग ये बड़ा मुहावरा सुनते रहे, लेकिन ये बात बहुत बार सरकार जब मजबूत होती है तो फिर वो अपनी इच्छा शक्ति से दिखा सकती है। ये भी एक अवसर है, ये भी एक ऐसा ही परिस्थिति बनी है कि इस बार पुलिस को और सरकार को मजबूत कार्रवाई करनी पड़ेगी। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था पर सरकारें बदल जाती रही हैं। एक नारा आया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। उस नारे ने मायावती को सत्ता दिलाई थी। बाद में लेकिन लोग कहने लगे कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मार रहे हैं छाती पर, वो नारा बदल गया। हालांकि मायावती के कारण लोग कहते थे कि वो अफसरों पर सख्ती करने के लिए बड़ी लोकप्रिय हुई। लेकिन आज का जो दौर है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में माफियाओं को, संगठित गैंग को तो कुचला, 10 सरगना मारे गए, बिहार समाप्त हुए। लेकिन अब ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे ये लोग बड़े सिरदर्द बने हुए हैं। और इतनी बड़ी घटना इलाहाबाद में, जैसे आलू फेंक रहा हो, बम नहीं, आलू फूल फेंका जाता है। हाँ, जेब में से निकाल झोले में से पन्नी, कभी किसी ने देखा नहीं। विचित्र स्थिति है। आज हम उत्तर प्रदेश में ऐसे माफियाओं को अगर नहीं कुचलेंगे, उनकी कमर नहीं तोड़ेंगे, तो फिर इस प्रदेश के विकास पर बड़ा सवाल लगेगा। क्योंकि हमने इन्वेस्टर समिट की है, हमने दुनिया के लोगों को बुलाया है। इनकाउंटर से गैंग समाप्त हुई, अपराधियों में डर तो आया, लेकिन ये घटना एक चुनौती बनी है। इलाहाबाद की बात आती है कि पुलिस, देखिए एक नया प्रणाली आई, कमिश्नरेट बना, पुलिस को और चुस्त दुरुस्त किया गया। लेकिन ये 4-5 दिन हो गया ये घटना हुए, अभी STF और तमाम सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। वो कब तक इन लोगों पर कार्रवाई कर पाएंगी, ये देखना होगा। नहीं, मैं तो कहता हूं सरकार के मंत्रियों को और जो भी जिम्मेदार सरकार में पदाधिकारी हैं उन सबको जाना चाहिए उमेश पाल के घर, और कम से कम उसके परिवार को सांत्वना देना चाहिए। इलाहाबाद में जो गवाह हैं अतीक अहमद के खिलाफ, उनको ये सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए। अब तक गए क्यों नहीं ये लोग मिलने, मुझे इसी पर बड़ा आश्चर्य है।
नहीं, आज डीजीपी ने मृतक सिपाही के परिवार से बात की है, उनको राहत भी दे रहे हैं। देखिए, डीएस चौहान उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार डीजीपी के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है। वो मुख्यमंत्री के भरोसेमंद हैं और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई भी वो करवा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी बात। लेकिन हम एक चीज़ ये कहेंगे कि हमारे यहाँ सियासत में एक चलन रहा कि जो बड़ा माफिया होता है वो धीरे धीरे सफ़ेद पोश बन जाता है। वो जो नेताओं को जिताता रहता है वो खुद नेता बनने लगा और उसने सफ़ेद चोला ओढ़कर सत्ता में भागीदारी करनी शुरू कर दी। अतीक अहमद जैसे लोग राजनीति में आकर पहले अपराध जगत से यही करते रहे। आज उस परंपरा को समाप्त करने की ज़रूरत है और उसको काफ़ी हद तक समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये लोग सत्ता के संरक्षण में ही फले फूले हैं। तो वक्त आ गया है कि राजनीतिक पार्टियों ने अब इनको टिकट देना बंद कर दिया है। उम्मीद यही है कि आगे वाले वक्त में, अभी देखिए एक बात आई कि अतीक अहमद की संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, अधिकारियों ने गफलत की है। योगी सरकार में बुलडोजर बहुत चल, लेकिन अतीक के संपत्ति भी बहुत बची हुई है। वहाँ इलाहाबाद में लोग चर्चा करते हैं, इस पर भी हौसला उनका तोड़ना ज़रूरी है। तो माफिया को तो देखिए ख़त्म करना ही ज़रूरी है और होगा। उम्मीद है कि इलाहाबाद में जल्दी ही, बहुत 2-4 दिन के भीतर पुलिस बड़ी कार्रवाइयाँ करेगी। बहुत सारे चेहरे अभी बेनकाब होने हैं, वो होंगे भी। एक इनकाउंटर की ज़रूरत है। मैं आज कोई साहित्य नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि कई चेहरे हैं जो बेनकाब होने हैं, खुलासे राजनीति के अभी बेहिसाब होने हैं और दामन किस किस ने काला कर रखा है, इस कातिल के खुलासों से सभी जवाब होने हैं और सभी जवाबों को, सभी खुलासों को स्वप्न कर दिया। बस एक इनकाउंटर किया और सब कुछ दफन कर दिया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। मैं स्वयं ये बात कह रहा हूँ कि इस आतंक का पर अब अंत होना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने दुस्साहस की, पराकाष्ठा पार की और जो कुछ भी माहौल बनाने की कोशिश की है, जनता के बीच शांति का और बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश दिया जाना कठोर कार्रवाई से ही संभव है। मनोज काका, आप कुछ कह रहे थे डिबेट के पहले राउंड में, अब आप अपनी बात बोल सकते हैं, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता का और शुचिता का तो इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते, बेहयाई की उम्मीद आप इनसे कर सकते हैं। किस तरह से आप अगर इनसे ये आप सवाल पूछेंगे कि बनारस जाने का, दिल्ली जाने का रास्ता क्या है, तो ये बताते हैं कि नागालैंड जाने का रास्ता ही है। आप जो सवाल कर रहे थे, जो जनमानस सवाल कर रहा है, हर बात पे अखिलेश यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगा डायल 100 किसने दिया? पुलिस का सबसे बढ़िया मुख्यालय इस पूरे देश में अगर कहीं का है, देश भर के डीजी आए थे। आलोक जी नहीं, बीच में नहीं। आलोक जी प्लीज, अब आप सुनिए। आपकी बारी मैंने उनको रोका था, अब आप सुनेंगे उनकी बात। मैं बोलूंगा, आप उनकी बात सुनिए। आलोक जी, आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनिए आलोक जी, आलोक जी आप सुनिए, आप बोलिए। बनाते हो गुंडों को, मुख्यमंत्री भी जाते हैं, मिलते हैं। आलोक जी, आपको सुनना चाहिए बात को। नहीं आलोक जी, आप बात को सुनिए, आप बात सुनिए। एक दिन में 5 हत्याएं हुई। उन्नाव में क्या हुआ, अभी हाथरस में क्या हुआ साहब, अभी आपको बता रहा हूं सहारनपुर में क्या। जब पूरा उत्तर प्रदेश अपराधियों का, इसी लखनऊ में बताइए सुजीत सिंह हत्याकांड साहब किसके सरकार में हुआ, कौन मुख्यमंत्री था, पास एरिया में हुआ, कितनी बर्बरता से हत्या अतीक अहमद के बारे में बोल दो। करी गई कि नहीं करी गई? आपकी हिम्मत है तो, कितनी गोलियां मारी गई? आपकी हिम्मत है तो अतीक अहमद के बारे में बोल दो। अरे वो कह रहे हैं अतीक अहमद पर क्यों नहीं बोल रहे हो? अतीक अहमद के बारे में बोल दो। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, और कितना स्पष्ट बोलवाओगे? जो लोग भी अपराधी हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। अतीक अहमद के बारे में क्या बोल रहे हो? नहीं कर सकते, विधायक बनाया, सांसद बनाया, नहीं कर सकते। अब मैं कह रहा हूं कि न्याय हमेशा बर्बरता के आधार पर किया जाता है। जो भी इस समाज में, उत्तर प्रदेश में, देश में बर्बर लोग हों, आपराधिक लोग हों, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन ये अभी तो आप अभी जो कार्रवाई होगी ना, आप भी आगे सबसे आगे खड़े होगी आपकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी खड़े होंगे, धर्म का झंडा उठा। अरे आप कार्रवाई तो करिए, आप ये जंक्शन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप सुनिए तो सही, आप आलोक जी सुनिए उनकी बात। मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी अपराधियों को संरक्षण देकर के चुनाव जीतने का प्रबंध करते हैं। उसी का एक उदाहरण इलाहाबाद वाली घटना है, उसी का एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण है, आपसे बता रहे हैं। बनारस में क्या हुआ, ये सवाल है
कि बनारस में भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके प्रत्याशी हार गए। वो बेचारे जो प्रत्याशी थे आपके, उनके पीछे आप गए, एक दिन घूमे? आप पार्टी के प्रवक्ता हो जा सकते हो? कभी नहीं जा सकते। जो सच है वो बता रहा हूं, हम लोग सामना करते हैं। अतीक अहमद पर अब कार्रवाई होने जा रही है, आपकी पार्टी की ओपिनियन अतीक अहमद पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? चाहे वो अतीक अहमद हो, कोई भी। अतीक अहमद को तो हमारे नेता ने धक्का दिया, आपने वो भी तस्वीर देखी होगी। आपने देखा नहीं देखा? हमारे नेता अरे सब ने देखा। ओके, आरके चतुर्वेदी, किसी से समझौता नहीं करते। ऑलराइट, और न कभी करेंगे भविष्य में। उनके राजनीतिक पटल को आप पूरा उठा के देख लीजिए, कहीं से भी अखिलेश यादव अमर्यादित बोल भाषा, आप आराम से अपनी बात रख सकते हैं, आराम से। ओके, कोई उत्तेजना की जरूरत नहीं है, हम लोग इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करेंगे। मेरे साथ प्रयागराज के फॉर्मर आईजी आरके चतुर्वेदी भी इस वक्त मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, ये गैंग जो अतीक अहमद का है, इसकी फायर पावर क्या है, इसके शूटर्स कितने हैं, और इतना डीप रूटेड कैसे है कि इसका नेक्सस को आज तक तोड़ा नहीं जा सका? देखिए ब्रिजेश जी, ये 89 से कंटिन्यूअसली एक्टिव है। पैसे कहाँ से मिलते हैं इसको? पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे ये जमीन का कारोबार, कब्जे, ये हर वो तरीका जो एक अपराधी पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो करके ही आए। इसने ज़मीनें कब्जा की, इसने प्लॉटिंग की, इसने बहुत सारी ऐसे जिसमें कोई उसका मालिक विवादित रहा, विवादित संपत्तियां खरीदी या लिखवा ली। तो इस तरह से करके पैसों की इसके पास कभी कोई कमी नहीं, और पैसे अगर हैं तो निश्चित रूप से हर तरह का हथियार इसके पास है। इसके संपर्क इस तरह के थे कि हर जगह से इस तरह का, चाहे जिस तरह का भी, चाहे AK-47 होगा वो भी इनके यहाँ मिल जाएगी, और जो इसमें घटना में इस्तेमाल ऑटोमेटिक वेपन हो रहे हैं तो दिखाई पड़ रहे हैं सबको। इतने शूटर्स कहाँ से मिलते हैं? ये शूटर्स ये पाल के रखते हैं और बनाते हैं, क्योंकि एक उस इलाके के लड़कों को छोटी छोटी मदद करके, इस तरह से करके, ये बिल्कुल उसकी नर्सरी के तौर पर इसको डेवलप करके अपना रखे रहते हैं। बल्कि मैं दूसरी तरह से कहूँगा तो ये बिल्कुल जैसे आतंकवादी स्लीपर सेल्स रखते हैं। सामान्य दिन में वो पता चला कि कहीं वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कहीं पर वो रिक्शा चला रहा है, कुछ इस तरह का काम कर रहा है। जिस दिन उसे घटना करनी होगी वो लेकर के पिस्टल पहुँच जाएगा और कर देगा। तो पूरी नर्सरी की तरह से इन लोगों ने चलाई है, और यही नहीं, जहाँ भी अपराधी हैं उन्होंने इसी तरह से किया है। क्योंकि इसने घटना, नहीं, मैंने देखा कि अशरफ को भी सेफली ट्रांसपोर्ट करके इलाहाबाद से वाराणसी सेंट्रल, बरेली सेंट्रल जेल रखा गया है, और वो बैठा है गुजरात गुंडा। निश्चित रूप से इनके लोकल जो नेटवर्क के संचालक हैं वो आज़ाद हैं, जो हमारी निगाह में नहीं है, जिनका हो सकता है उनका आपराधिक इतिहास नहीं। अब जैसे वो बिरयानी वाला किसी कोई पकड़ा गया है। अच्छा, आपका तो लंबे समय तक पुलिसिंग का जानकारी है। माफियाओं के खिलाफ एक स्पेशल सेल बननी चाहिए यूपी पुलिस की, जो सिर्फ माफियाओं पर कार्रवाई करे। टॉप 20 माफिया, देखिए हमारी एक स्पेशल सेल। ब्रिजेश जी, हमारी एजेंसी सक्षम है, बस उनको ये करना चाहिए कि थोड़ा खाली माफिया पे ही ना कार्रवाई करें, माफिया का पूरा नेटवर्क तोड़ें। लोकल माफिया फोकस्ड सेल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि STF उन कामों में अब उनकी दिलचस्पी बची नहीं है। अब इस पे मैं कोई टिप्पणी टेंडर, ठेका, पट्टा, इनमें ज्यादा उनकी दिलचस्पी है। बेसिकली जो STF जिस तरह से शुरू में काम करती थी कि जिस गैंग के पीछे लगी, चाहे वो श्री प्रकाश शुक्ला का गैंग, खत्म करके दम लिया एकदम, फिर कोई नाम लेवा। सर, STF का इतना डर था अपराधियों में उस दौर में, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, STF का नाम सुन के प्रदेश छोड़ के भाग जाते थे। तो पूरा मतलब नेस्तनाबूद करती थी। जैसे विकास दुबे, गैंग का गैंग खत्म कर दिया, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला है, कोई नाम लेने वाला नहीं, आगे वाइप्ड आउट, एकदम खत्म कर दिया। तो कार्रवाई इसी तरह से होनी चाहिए कि जो भी गैंग आपके टारगेट में हो वो पूरा वाइप आउट हो जाए। उसका न कोई जूनियर मेंबर बचे, न सीनियर मेंबर बचे, न संरक्षणदाता बचे। जिस तरह से विकास दुबे वाले में कांड में कार्रवाई हुई है कि अब कोई नाम नहीं लेगा उसके कि हम उसके संपर्क में। मुझे तो लगता है कि एंटी माफिया टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है। सरकार को सोचना चाहिए इन सब चीज़ों पे, वो कैसे हैंडल करेगी, उसकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो इस दुस्साहस का उसी दुस्साहस, और जानते क्या है, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के बजाय DGP हेडक्वार्टर मॉनिटर करे। ये तो सब सहमत हैं कि नहीं जी? सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, बनाया जाएगा एंटी माफिया टास्क फोर्स पे, कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आइडिया सही है सर, हो जाना चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, सुचि विश्वास जी, आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन जांच प्रयागराज पुलिस कर रही है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? और दूसरा विषय ये है कि अतीक के खिलाफ 100 से ज़्यादा केसेस में या तो गवाह पक्षद्रोही हुआ है, मतलब या तो पलट गया है, या डर गया है, या गवाही देने नहीं आया, और कई ऐसे मामले हो जहाँ गवाह नहीं, उसके मुताबिक अगर उसने गवाही दी तो मर्डर करा दिया उसने। तो अब बाकी गवाहों में भी तो डर है, वो अतीक के खिलाफ गवाही देने क्यों आएंगे जब पुलिस सिक्योरिटी में हत्या हो जा रही? तो
आपके प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न है, ये बात आलोक जी ने भी कही थी। पहला तो भाजपा प्रवक्ता से वर्तमान के उत्तर मांगो तो भूतकाल के प्रश्न उठा के लाते हैं, लेकिन प्रश्न उनका भी यही था। अभी वर्तमान डिप्टी सीएम और पूर्व कानून मंत्री या फिर पूर्व डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी जैसे ही मिनिस्टर बने हैं उसके फौरन बाद अखबार में छोटी सी कटिंग थी, हत्या अपराध के ही मुकदमे थे, साक्ष्यों के अभाव में बरी। मैं आपसे कहती हूँ कि ये साक्ष्यों के अभाव में बरी कैसे किया जाता है? वो कौन से साक्ष्य हो जाते हैं जो गायब हो जाते हैं, डर जाते हैं, मर जाते हैं, उड़ जाते हैं और उसके बाद आदमी पदों पर रहता है। दूसरी बात, उन्होंने अहमदाबाद बम ब्लास्ट का जिक्र किया। ब्लास्ट तो ब्लास्ट है, ये फूल हवा में उड़ा रहा हो या अहमदाबाद ब्लास्ट हो। मालेगांव ब्लास्ट के बारे में क्या राय है आपकी? असीमानंद आरएसएस एक्टिविस्ट ने स्वीकार किया था और साध्वी प्रज्ञा वो भी किसी ब्लास्ट इन सब मसलों पर चर्चा करने के बजाय हम अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा करने मैडम, आपने कलंकित किया, हम लोगों ने अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भगवा आतंकवाद है। ये छोड़िए कौन भगवा है, कौन हरा है, कौन पीला है, कौन नीला। अटैक हुआ था वो जो मर्डर कर रहे थे उसमें देखिए किन लोगों को मारा है उन्होंने। जनता आतंकवाद था भाई, जिन्होंने धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करिए। सूची विश्वास, आप लोगों ने कानपुर के, आप लोगों ने भी जो मुंबई के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसको जो है भगवा से जोड़ने का प्रयास किया। सिंधु जी का बयान है उसमें, आपके गृह मंत्री का, और उसमें जबकि वो पाकिस्तान अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता। सुनिए आलोक जी, सुनिए उनकी बात। भगवाई छुप बता देते मैडम, अतीक अहमद, प्रयागराज यूपी की कानून व्यवस्था, इस पर फोकस करें तो ज्यादा ठीक। नहीं, हमने पिछले आपने जो चरण लिया उसमें मैंने उत्तर प्रदेश के सारे माफिया आपको गिना दिए, एक का भी प्रत्युत्तर आलोक जी ने नहीं दिया। क्या वो मेरी बात से सहमत है? आप क्रिकेट खिलाइए, आप गिल्ली डंडा खिलाइए, आप सत्ता में है, आप सरकार है, आप राजा है, तो हम सभी आपके अधीन हैं। मैडम, डेमोक्रेसी में कोई राजा हो जाकर कंसेप्ट नहीं है, इसके विरुद्ध कोई फर्जी अपने को राजा घोषित कर ले अलग बात है। दोहरा चरित्र है उसके मैं विरुद्ध हूँ। जो गलत है वो गलत है। आप आज सत्ता में हैं, थोड़ा गिरेबान के अंदर झांक लीजिए मैडम, पूर्व में थे, थोड़ा गिरेबान के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने आज की परिचर्चा में अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किए हैं इस बेहद सनसनीखेज और खौफनाक घटनाक्रम पर। हमें उम्मीद करते हैं कि इस गुंडे के खिलाफ सरकार निर्णायक कार्रवाई और शीघ्र लेगी ताकि लोगों के मन में चैन रहे और कानून के प्रति विश्वास की भावना भी हो, और जो भी इसके मामलों में गवाह हैं उनके मन में अपनी सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का भय ना हो। ये वक्त एक्शन का है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम देखने के लिए।